अस्सलाम वालेकुम क्लास टीएलडी का आज हम लेक्चर नंबर 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि कल हमने कुछ लॉज पढ़े थे। लॉज में हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। इसी तरह से हमारे पास लॉज के अलावा कुछ रूल्स भी हैं और इन रूल्स को आप लोग वैसे इंतहाई आसान है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इन केस आपको पेपर में कंफ्यूजन हो रही है तो आप रफली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। पहला रूल ये है कि जब भी हम ए में यानी इनपुट ए में दूसरी इनपुट लेते हैं ज़ीरो, यानी इनपुट ए हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, वो वन भी हो सकती है, लेकिन इनपुट टू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। जैसे 0 + 0 आंसर 0, 1 + 0 आंसर 1। वो 0 और 1 ए की वैल्यूज़ हमारे पास आउटपुट में भी आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास इक्वल्स टू ए होती है। इसी तरह से a + 1 = 1। हमारे पास दूसरा फार्मूला या दूसरा रूल क्या है कि जब हम a के अंदर 1 प्लस करेंगे, अब a की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 या 1। 0 में 1 प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 में 1 प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं a + 1 = 1। रूल 3 हमारे पास है कि जब भी हम a के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी 0 आएगा। इसमें भी अगर हम वैल्यूज़ पुट करके देखें तो a की पॉसिबिलिटी 2 हैं, 0 या 1। 0 × 0 करें आंसर 0 आएगा, या 1 × 0 करें तब भी आंसर 0 आएगा। a के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर a के इक्वल आएगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास a + a करें तो आंसर a आएगा। a + a कैसे, हमारे पास a 0 है तो 0 + 0 आंसर 0, और अगर a 1 है तो 1 + 1 आंसर 1। नेक्स्ट रूल है a + a = 1। a में पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1। a 0 था तो a बार 1 होगा, 0 + 1 आंसर क्या आया, 1। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी a हमारे पास है 1, 1 का बार लें तो आंसर आएगा 0। 1 + 0 आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। a.a यानी जब हम a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास a की इक्वल आएगा। a.a आंसर हमारे पास 0 की इक्वल आएगा। a हमारे पास आंसर a की इक्वल आएगा। a + ab = a हमारे पास ये रूल 10 है कि जब भी हम a में ab को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और इसका आपने ट्रुथ टेबल बना के भी अभी मुझे सेंड करना है कि क्या a + ab = a आता है। और रूल 11 है a + a बार b = a + b। ये 11 रूल्स या 11 फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, ताकि आपको अगर कोई भी इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है कि आपने प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर पाएँ। वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि इन चैप्टर्स में से एक्सप्रेशन आ जाता है और आपने उसके रिलेटेड गेट और ट्रुथ टेबल बनाना होता है। इतने डीप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता हों। लास्ट हमारे पास रूल है a + b a + c = a + b c। अच्छा, इसमें से कुछ रूल्स मैंने फिर यहाँ पे थ्रू गेट समझाए, सारे नहीं समझाए, 12 के 12। बेहतर है कि आप वो इनमें से जितने मैंने समझाए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझाए वो आप खुद से इस तरह से गेट बना के उनका आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास रूल 2 था कि a में अगर हम 1 प्लस करें, a की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आया, 1, और इसमें जब हमने 1 प्लस किया तो आंसर आया 1। यानी आंसर हमारे पास 1 आएगा जब हम a में 1 प्लस करेंगे।
ए डॉट ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ए की वैल्यूज़ हमारे पास 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन दूसरी इनपुट हमारे पास कांस्टेंट है, 0 है। जब हमारे पास 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास दोनों साइड्स पे देखें, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में इक्वल टू 0 ही आ रहा है। अब हमारे पास एक और हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं फार्मूला, जो कि हमारे पास रूल 10 है। रूल 10 हमने अभी पढ़ा था, a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, जिसका मैंने आपको कहा था फार्मूला, इस फार्मूला का आपने ट्रुथ टेबल भी बना के मुझे दिखाना है। तो इससे अगर हम प्रूफ करना चाहें कि ये किस तरह से है, तो यहाँ पे देखें, हम लेंगे अपनी लेफ़्ट साइड को, जो कि है a प्लस ए बी। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं a को, ब्रैकेट में पीछे बच गया 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी फार्मूलाज में देखें, अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी भी एक वेरिएबल के साथ 1 को ऐड करते हैं, आंसर 1 आता है। फार्मूला हमने पढ़ा था, रूल हमने पढ़ा था कि a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, लेकिन a का मतलब क्या था कि वेरिएबल, जिसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 0 या 1। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हम इस जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। जब हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास बना a डॉट 1। ये भी अभी हमने फार्मूला देखा है कि जब हमारे पास a को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। रूल्स देखे बगैर ही आप खुद माइंड में अगर देखें, a की पॉसिबिलिटीज़ 0 और 1, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आया, 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर हमारे पास a हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 और 1। 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 0। और दूसरी पॉसिबिलिटी 1 और डॉट 1, तो आंसर आया 1। पहले केस में a 0 था, आंसर भी 0 आया। दूसरे केस में a 1 था तो आंसर भी 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल्स टू 1 आते, ये इक्वल्स टू a आता है। ये भी हम रूल में पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने इस साइड को लिया और इस साइड को हमने प्रूव कर दिया कि ये a के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास रूल 11 था कि a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू a प्लस बी। इसे भी हम इसी तरह से करते हैं, अपनी लेफ़्ट साइड को लेते हैं, a प्लस ए बार बी। पीछे हमने अभी पढ़ा रूल 10, a किसकी इक्वल होता है, a प्लस ए बी के। हमने इस a की जगह a प्लस ए बी पुट कर दिया और प्लस ए बार बी इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि a इक्वल्स टू a डॉट a होता है, तो हमने a की जगह पे a डॉट a लिख दिया। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने इस साइड के इक्वल लेके आना है इसे। जैसे हम आप लोग 10th क्लास में या फर्दर मोर आपने मैट्रिक के बाद भी फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स में कुछ थ्योरम्स पढ़े होंगे। हम एक साइड को दूसरी साइड पे प्रूव करने के लिए उसमें अपनी खुद से दलाइल पेश कर रहे होते हैं, खुद से हम उसके अंदर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास वो शेप बन जाए जो हम शेप बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हम कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता करना क्या चाह रहे हैं, a प्लस बी के इक्वल लेके आना चाह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास और कोई हल नहीं है इसको इसके इक्वल लेके आने का, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कर रहे हैं। पहले हमने a को a प्लस ए बी के इक्वल पुट किया, फिर हमने a को a डॉट a के इक्वल पुट किया, फिर हमारे पास यहाँ पे फर्दर क्या चीज़ बनी, हमने a डॉट a बार को इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी 0 की इक्वल होता है। तो 0 प्लस कर भी दें तो फ़ायदा इसमें नहीं है। मीन जैसे हम 5 लिखें या 5 प्लस 0 लिखें इक्वल ही आता है। तो इसमें भी हमने 0 को ऐड किया और उस 0 को हमने किसकी इक्वल किया, a डॉट a बार की इक्वल किया। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजिंग किए। हमारे पास फैक्टर्स किस तरह से बने, यहाँ पे देखें, आपके पास a प्लस a बार हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा
और a प्लस बी हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको वैसे भी आती है, हमने यहाँ पे किस तरह से किया, a और a बार हमने अलग किया, उसमें से हमने कॉमन लिया, फिर हमने a और b वाले मीन इस a और a b को हमने अलग किया और इसमें से हमने फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास ये ब्रैकेट आई। फिर उसके बाद फर्दर a प्लस a बार 1 के इक्वल होता है और a प्लस बी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। जब भी हम किसी भी टर्म के अंदर किसी टर्म को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एज इट इज़ आता है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस a है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे a डॉट a आएगा, तो इक्वल्स टू वो 1 आएगा, या a डॉट 1 हम करें तो वो हमारे पास फर्दर इक्वल्स टू a आएगा, बल्कि ये रूल 6 नहीं आएगा। यहाँ पे रूल हमारे पास कोई और ही आएगा, जी कंफर्म कर लीजिएगा, ये मैं आपको भी बता भी देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमने यहाँ पे फर्दर क्या किया है कि जब हमारे पास इस ब्रैकेट के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास उसमें डिज़ॉल्व हो गया, तो a प्लस बी के ही इक्वल आ गया। और यही चीज़ हम फर्दर प्रूफ करना चाह रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दी है। यहाँ पे a प्लस रूल 6 a प्लस a बार इक्वल्स टू 1 है कि ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 क्यों आई है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने 1 को क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई किया तो वो डिज़ॉल्व हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ड्रॉप दी 1, तो ये इस तरह से इक्वल्स आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रूल नंबर 12। अब इस रूल के अंदर अगर हम देखें तो रूल 12 अभी हमने जैसे पढ़ा था कि a प्लस बी a प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी सी होता है। सही है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब a प्लस बी a प्लस सी, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो यहाँ पे a डॉट a आ जाएगा, a डॉट c आ जाएगा, फिर यहाँ पे a भी आ जाएगा और यहाँ पे b c आ जाएगा। फिर इसमें से फर्दर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद हम कम कर सकते हैं। जैसे a डॉट a इक्वल्स टू a होता है, तो हम इसकी जगह पे हमने a लगा दिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ रही है। फिर इन दो में से हमने a को कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो 1 प्लस सी यहाँ पे बन गया, और बाकी ये तो एज इट इज़ आएंगे। अब 1 प्लस सी, जब भी किसी भी वैल्यू में हम 1 ऐड करते हैं, जैसे a प्लस 1, आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये बचा a प्लस ए बी प्लस बी सी। a प्लस ए बी में से a को कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा a प्लस बी, और ये बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई a होगा तो वो a की इक्वल ही होगा, और a प्लस बी सी, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। उसके बाद हमारे पास है डी मॉर्गन्स थ्योरम। The complement of a product of variable is equal to the sum of complements of variable। डी मॉर्गन्स लॉ मैथ में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, मैथ के अलावा आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। होता क्या है, इसमें हमारे पास हम दो वेरिएबल्स का या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का होल कंप्लीमेंट लें, तो हमारे पास वो वेरिएबल्स के फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट में लिया है कंप्लीमेंट, तो वो इक्वल होगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा सम में, और होल कंप्लीमेंट चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल कंप्लीमेंट में। ये से हम ऐसे भी कह सकते हैं द कंप्लीमेंट ऑफ 2 और मोर एंडेड वेरिएबल इज इक्वलेंट टू
और ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। एक साइड पे हम एंड को यूज़ करेंगे तो दूसरी साइड पे एंड और में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक्स वाई था, होल कंप्लीमेंट था, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एडिशन में चेंज हुई, होल कंप्लीमेंट हमारे पास इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स में चेंज हुए। यहाँ पे अगर एक्स वाई जी होता तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जी कंप्लीमेंट होता। द कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल। डिमॉर्गन लॉ की ये एक और हम कह सकते हैं डिमॉर्गन लॉ दो किस्म के हैं। हमारे पास प्रोडक्ट का भी है, हमारे पास एडिशन का भी है। पहले हमने प्रोडक्ट का देखा, अब हम एडिशन का देखेंगे कि जब हम सम करेंगे कंप्लीमेंट का, होल कंप्लीमेंट करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स का, तो वो सम हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट के और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के। द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑड वेरिएबल्स, ऑड यानी कि सम के लिए हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर को, वो एंड ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल के इक्वल होंगे। जैसे एक्स प्लस वाई होल कंप्लीमेंट प्लस चेंज हुआ मल्टीप्लिकेशन में, होल कंप्लीमेंट चेंज हुआ हमारे पास इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। अप्लाई डिमॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन एक्स वाई जी एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी होल कंप्लीमेंट। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास होल कंप्लीमेंट और 3 वेरिएबल्स हैं। होल कंप्लीमेंट इंडिविजुअल में चेंज होगा और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी। सही है। दूसरा हमारे पास x प्लस वाई प्लस सी होल कंप्लीमेंट है, प्लस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और होल कंप्लीमेंट हमारे पास इंडिविजुअल कंप्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है apply De Morgan theorem to the expression wxyz whole complement and w plus x plus y plus z whole complement। यहाँ पे भी वही सेम है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन में और होल कंप्लीमेंट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट में चेंज हो गया। फिर है हमारे पास अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। हम किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन पे डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी कंप्लीमेंट, फिर उसके बाद a प्लस बी सी पे हमारे पास होल कंप्लीमेंट, प्लस डी ई प्लस एफ पे हमारे पास होल कंप्लीमेंट, एफ पे कंप्लीमेंट और फिर पूरी स्टेटमेंट पे कंप्लीमेंट है। हमने इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। होल कंप्लीमेंट्स को किस तरह से करना है, एडिशन है तो उसे कैसे करना है, ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टर्म विच यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम एंड थिंक ऑफ ईच टर्म एज अ सिंगल वेरिएबल। हर एक को अपनी सिंगल वेरिएबल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक वेरिएबल है, बी सी को फर्दर हम एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे, डी ई एफ को हम एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। इस तरह से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हम ए प्लस बी सी इसे एक वेरिएबल और इस सारे को दूसरा वेरिएबल कंसिडर करें। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है, उन्होंने ए प्लस बी सी इसको एक्स कंसिडर किया है, यानी ये हमारे पास वेरिएबल 1 है। फिर दरमियान में प्लस और ये पूरा वेरिएबल 2 है, ये x है तो ये y है। अब दोनों पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने इन पे होल कंप्लीमेंट लगाया हुआ है और इसमें से हमने इस सारे को x और इस सारे को y कंसिडर किया है। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट। x की टर्म पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आ गया, y की टर्म पे इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आ गया। x था क्या, x इसके इक्वल था, इसके इक्वल एक और कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से
y की टर्म के ऊपर भी हमारे पास एक और कंप्लीमेंट आ गया, ये चीज़ बन जाएगी। और एडिशन थी पहले, तो अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास डबल कंप्लीमेंट बन रहा है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यूज़ रूल 9, ए डबल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए टू कैंसिल डबल बार्स ओवर द लेफ्ट टर्म। जहाँ जहाँ पे डबल बार्स हैं हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास टर्म है तो इसमें यहाँ पे डबल बार है, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसके अंदर फर्दर हम क्या करेंगे कि इस पे हम फिर से डी मॉर्गन लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसे नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहेगी। इस ब्रैकेट को अगर आप देखें तो ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये डी और ये वाली ब्रैकेट आपस में एक तो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन पे होल कंप्लीमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि डी हमारे पास फॉर एग्जांपल इक्वल टू एक्स है और ई प्लस एफ वाली ब्रैकेट इक्वल्स टू वाई है। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी और हमारे पास कंप्लीमेंट इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स में चेंज हो गया। यहाँ पे फिर से हमारे पास डबल बार आ गई है, ये फिर से हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास ए प्लस बी सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट प्लस ई प्लस एफ डबल कंप्लीमेंट आ गया। अब इस डबल कंप्लीमेंट को हम फिर से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप में ये चीज़ बन गई। यहाँ पे हमने होल कंप्लीमेंट्स को इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स में चेंज करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के लिए बेटा इतना ही, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।